नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार द्विवेदी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद और अंकित जी। चूँकि हम जंतर मंतर पर बैठे हैं, धरने पर नहीं बैठे हैं, जंतर मंतर पर ये कार्यक्रम शूट कर रहे हैं और चूँकि यहाँ से बगल में ही पार्लियामेंट है और इस सप्ताह अगर देखा जाए तो संसद में बजट से संबंधित कई कामकाज हुए। बजट जो था वो पास भी हो चुका है, लेकिन जो सुर्खियों में रहा वो रहा अनुराग ठाकुर का भाषण और उसके बाद राहुल गांधी ने जो कहा कि मुझे गाली देने की कोशिश की गई और अखिलेश यादव का वो आक्रामक रवैया। मामला जाति से शुरू हुआ। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिसकी खुद की जाति पता नहीं है वो अब जातीय जनगणना की बात कर रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी ने बोला कि ये मेरे तरफ इशारा किया जा रहा है। भाजपा ने कहा कि नहीं, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि कोई कैसे किसी का जाति पूछ सकता है। हालांकि ये बात भी सही है कि अखिलेश और राहुल तमाम जो नेता हैं वो पत्रकारों से जाति पूछते हुए मिल जाते थे लोकसभा चुनाव से पहले। सर, ये पूरा का पूरा जो मामला सामने आया, इससे आपको लगता है कि जातीय जनगणना का जो मुद्दा है वो विपक्ष इतनी आसानी से अभी छोड़ने नहीं जा रहा है और विपक्ष इसे जीवंत रखना चाहता है अगले चुनाव तक? देखिए, जो जातीय जनगणना है, पहले तो हमको ये देखना चाहिए कि कांग्रेस क्यों इसके पीछे पड़ गई है। जातीय जनगणना क्यों देश को हम पीछे ले जाना चाहते हैं, देश को जातियों में विभाजित करने की जो साजिश है वो क्यों की जा रही है, देश को एकजुट करने के लिए। आप देखिए कि ये अपने आप में विरोधाभास है कि राहुल गांधी एक तरफ निकालते हैं भारत जोड़ो यात्रा और एक तरफ कह रहे हैं कि जाति बताओ। तो भैया, आप एक तरफ जोड़ने की बात कर रहे हो, एक तरफ तोड़ने की बात कर रहे हो। आप तय कर लीजिए कि आपको करना क्या है, आपकी मंशा क्या है। तो ये जो कांग्रेस जो भी कदम उठाती है वो अपने आप में ही विरोधाभास होता है उसके पहले के कदम से या उसके आने वाले निर्णय से। तो ये थोड़ा सा कांग्रेस को उस पर सोचना चाहिए और कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनको अपने दूसरों से अगर प्रेरणा नहीं लेनी है तो अपने जो पूर्वज हैं उनसे ही प्रेरणा ले लें। वो उनको अपने पूर्वजों के ही पुराने भाषण सुनेंगे, उनके पुराने फैसले देखेंगे, पे मोहर लगेगी हाथ जी पे। तो उनको अपने पूर्वजों से ही बहुत कुछ हद तक सीख मिल जाएगी कि हमको देश को जाति के आधार पर नहीं बांटना है। दूसरा, जब अगर पहली बात तो क्या है, उनसे जाति पूछी नहीं गई है। अनुराग ठाकुर का पूरा भाषण सुन लीजिए, उन्होंने कहीं भी जाति पूछी नहीं है। अगर उन्होंने जाति पूछी नहीं है तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि उन्होंने हमारी जाति पूछी संसद में? अच्छा, अगर मान लीजिए पूछ भी ली है तो आप ये बता दीजिए कि आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि जाति जनगणना कराई जानी चाहिए, दूसरी तरफ आप अपनी जाति नहीं बता रहे हैं। तो कोई फॉर्मूला बता दीजिए जिसमें कि जाति ना बताकर जाति जनगणना हो जाए। तो ये भी अपने आप में विरोधाभास है। तो आप देखिए कि दोनों ही चीज़ें हैं जो कांग्रेस के, आप जितने भी फैसले देखेंगे, जितने भी आपको आज के दौर में सब चीज़ें दिख रही होंगी, सारे अपने आप में विरोधाभासी चीज़ें हैं। दूसरा, आपने चूँकि बजट की बात की है तो बजट में आप देखिए कि बहुत सारे नेताओं के आपने संबोधन सुना होगा। कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी धुआंधार भाषण दिया। विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी कई तरह की बातें करी हैं, सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है। आप दोनों तरफ के सांसदों के, दोनों तरफ के नेताओं के ना भाषणों को ज़रा गौर से देखेंगे तो एक चीज़ अब आ रही है कि जो देश की ज्वलंत समस्याएं हैं उन पर किसी का ध्यान नहीं है, ना पक्ष का ना विपक्ष का। आप नेताओं के भाषणों को देखेंगे ना तो वो इस तरीके से दिए जा रहे हैं कि मेरी स्पीच वायरल हो जाए, मेरे स्पीच में ऐसा कंटेंट हो कि बस वो वायरल हो जाए। जो टीम आपको बना के देती है कि आज ये हैशटैग हम चलाने वाले हैं तो आप इसको पहले पैरा में, इसको दूसरे पैरा में, इसको तीसरे पैरा में रखिए, हम उसके हिसाब से इसको हैशटैग सोशल मीडिया जीवी जो हैं वो उसको उसके हिसाब से बढ़ा रहे हैं। तो अपनी स्पीच में वायरल कंटेंट पर जोर दिया जा रहा है, अपनी स्पीच में देश की ज्वलंत समस्याओं पर जोर नहीं दिया जा रहा है। आप देखिए कि जो अभी शायद 22 या 23 से संसद चल रहा है और जी, तो अगर हम देखें तो 10 दिन से ज़्यादा हो गई है कार्रवाई चलते हुए। अब आप बताइए कि इन दिनों में जो कार्रवाई हुई है उसमें कितने लोगों के लिए राहत वाली बात हमारी संसद ने तय कर दी है। बजट आया जिस पर चर्चा हुई, एक सदन ने पास किया, दूसरे में भी चीज़ें चल रही हैं। तो ये देखिए आपकी किस तरीके से क्या जो हमारे बाढ़ से जो लोग प्रभावित हैं उनकी समस्याओं का निराकरण हो गया, क्या जो सूखे से प्रभावित किसान हैं उनकी समस्याओं का निराकरण हो गया, क्या जो छात्राएं जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो आंदोलनरत थे विभिन्न परीक्षाओं को लेकर, क्या उनकी समस्याओं का समाधान हो गया। जो हमारे अगर हम बात करें जो बहुत सारे युवा साथी हैं जो रोजगार की तलाश में हैं, क्या उनकी समस्याओं का समाधान हो गया। समाधान आप देखेंगे तो आजकल अदालतें निकाल रही हैं। सवाल उठता है कि संसद की ज़रूरत क्या है।
संसद में अगर खाली इस तरीके की जुमलेबाजी होती रहेगी, खाली बस एक दूसरे पर वार प्रतिवार होता रहेगा, आप उसको बोलेंगे वो रील बनाने के लिए इस तरीके का कर रहे हैं, वो किसी दूसरे रोल में नज़र आएंगे, कोई अपना सारे जो नियम हैं, आप देखिए सारे नियम संसद में तोड़े जा रहे हैं, कोई किसी तरीके के पर्चे लहराता है, कोई किसी की फ़ोटो दिखाता है, कोई किसी का कुछ दिखाता है, तो ये नियम कानून मान नहीं रहे हैं, जो मूल मुद्दे हैं उन पे चर्चा हो नहीं रही है। तो हो क्या रहा है संसद में, ये थोड़ा सा हमारे सांसदों को भी विचार करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारा जनादेश है, जनादेश का जो देश की जनता ने जो एक संदेश दिया है पक्ष और विपक्ष को, दोनों ही इस बात को नहीं समझ रहे हैं और दोनों वही राजनीति कर रहे हैं जो अब से चुनाव से पहले चल रही थी। बिल्कुल, आप चाय पीते रहिए सर, क्योंकि हम लोग चाय पे समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन सर आप देखिए किस तरीके का जो आपने बात कही कि मुद्दे जनता के नहीं उठ रहे हैं और संसद सत्र चल रहा है, इसी दौरान दिल्ली का एक एरिया सुर्खियों में आ जाता है और वो है जो भविष्य के आईएएस, भविष्य के जो भारत के निर्माता है ना, वो किस परिस्थितियों में रहकर कंपटीशन की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उसका पोल पट्टी खुल जाता है सर। एक कोचिंग संस्थान जो टॉप में आती है, बारिश होने के बाद उसके बेसमेंट में पानी घुसता है, 3 छात्रों की दुखद मौत होती है, छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। अब तो खैर मामला सीबीआई के पास चला गया है, हाईकोर्ट ने इस पर सख्ती दिखाई है, जो पीड़ित छात्र हैं उनके परिवार वालों को मदद का भी भरोसा दिया गया है, साथ ही साथ जो प्रभावित छात्र हैं उनको भी फ्री एजुकेशन की बात की जा रही है जी। लेकिन इस तरह की परिस्थिति आई कैसे, खास करके देश की राजधानी में? हमने देखा इस सप्ताह 2 दिन बारिश हुई, भयंकर बारिश हुई, दिल्ली के हर कोने में, इवन जो मेन दिल्ली है वहाँ भी पानी भर गया हुआ था। तो ये समस्या जो है उसका जड़ कौन है? राजनीति हो रही है, आम आदमी पार्टी भाजपा को ब्लेम कर रही है, भाजपा आपको ब्लेम कर रही है, लेकिन समस्या का जड़ कहाँ है और जो छात्र हैं उनकी समस्याओं को कौन सुनेगा? देखिए, एक चीज़ है कि मैं तो कहता हूँ कि बेसमेंट में नहीं, हमारी प्रतिष्ठा में पानी घुसा है दरअसल वो। आप देखिए, हम एक तरह कह रहे हैं कि हम जो विकसित भारत हमको बनना है 2047 तक, लेकिन हम अपने जो राष्ट्रीय राजधानी है उसी का जो बुनियादी ढांचा है उसको हम सुदृढ़ नहीं कर पाए हैं। नियमों को ताक पर रखते हैं। दूसरा क्या है कि अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें, वो दुनिया में घूम घूम कर कहती है, देश में घूम घूम कर कहती है दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल। दिल्ली मॉडल क्या है? दिल्ली मॉडल ये है कि जो शेल्टर होम है वहाँ पर 1 महीने में 14 लोगों की रहस्यमयी मौत हो जाती है। दिल्ली मॉडल क्या है? दिल्ली मॉडल ये है कि जो स्कूल हैं उनमें शिक्षा का ढिंढोरा पीटा जाता है कि हमारी जो शिक्षा है वो सर्वोत्तम है, लेकिन उसका जो सच है टीचर्स नहीं है। उसका सच ये है कि जो अभी जो परिणाम आए हैं 10वीं 11वीं 12वीं के, जरा एक बार उनका विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि उन परिणामों में कितनी खामियों की जो बात सामने आई है वो दिखा रही है कि दिल्ली सरकार की जो शिक्षा नीति है वो किस तरीके की है। आरोप लगे हैं कि बहुत सारे जो ऐसे छात्र जो कि थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं उनको आगे ही नहीं बढ़ने दिया जाता है, तो ताकि आपका जो आगे का जो रिजल्ट है अगली कक्षा का वो बहुत अच्छा रहे। तो ऐसी तरह की तमाम चीज़ें हैं। अब वो किस तरीके से ये जो रिजल्ट्स हैं उनको ये आगे प्रदर्शित कर रहे हैं, उसका भी एक जांच का विषय है। उस पर भी श्वेत पत्र लाना चाहिए अपनी शिक्षा नीति का, जब इतना ढिंढोरा पीटते हैं। और दिल्ली मॉडल ये है कि आप देखिए कि आधे घंटे की बरसात में जो सड़कें हैं नदी नाला बन जाती हैं। मैं देख रहा था आधे घंटे की बरसात में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर कोई नाव चलाने लगा था, ऐसे वो लकड़ी का फट्टा सा लगा के अपना उसमें सामान लेके जा रहे थे, नाव की तरह चल रहा था वो। आधे घंटे की बारिश में जो आप देखिए कि जो पुलियाँ हैं सारी वो पानी से जाम हो जाती हैं, आप वहाँ से निकले तो फिर खतरा है। आधे घंटे की बारिश में आप देखिए कि बेसमेंट में इतना पानी भर गया कि 3 जो छात्र थे उनकी मृत्यु हो गई, मयूर विहार की घटना हुई, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गए, कहीं दीवार के। तो अब जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने क्या कहा? उसने सही कहा है कि आप ये जो मुफ्त की संस्कृति है, जो मुफ्त की रेवड़ी के चक्कर में शहर के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, बुनियादी ढांचे का विकास हो नहीं पा रहा है, तो जाहिर सी बात है तो अब आप या तो पानी बिजली फ्री ले लो या आप अच्छी जो सुविधाएं हैं खासतौर पर बुनियादी ढांचे से संबंधित वो ले लो। तो आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, तो ये दिखाता है कि आपने जो एक गलत संस्कृति की तौर आप दिल्ली को ले जा रहे हैं। और आप ये हमको देखना होगा कि जो दिल्ली सरकार कहती है कि हमको एलजी काम नहीं करने देते, या हमारे को केंद्र से फंड नहीं मिलता, या हमारे को दिल्ली से केंद्र के बजट में दिल्ली को पैसा नहीं मिला है,
आप देखिए कि इससे पहले भी ऐसे वाक़ये रहे हैं जब केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार थी, दिल्ली में किसी और पार्टी की सरकार है। आप देखिए कि जब साहिब सिंह वर्मा थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री, मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री थे, तब केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार थी, तब देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे, तब इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री थे। तो आप देखिए कि ये जो है, लेकिन कभी काम काज में कोई दिक्कत नहीं आई। उपराज्यपाल भी जो होते थे दिल्ली के, वो भी दूसरी पार्टी से संबंधित होते थे। और जब साहिब सिंह वर्मा थे मुख्यमंत्री, तब जो उपराज्यपाल थे खन्ना साहब, तो वो वामपंथी विचारधारा के थे। बिल्कुल। और आप देखिए कि अगर हम बात करें शीला दीक्षित की, तो शीला दीक्षित की जब सरकार थी 15 साल, उस समय जब दिल्ली में 5-6 साल केंद्र में बीजेपी की सरकार रही थी, प्रधानमंत्री जो उपराज्यपाल थे वो दूसरी पार्टी के थे, तो लेकिन कहीं कामकाज में कोई दिक्कत नहीं आई। तो दिक्कत सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही क्यों आ रही है? तो यानी कि सब में दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक जगह दिक्कत है। तो अपना दोष किसी और पे मरना है। हाँ, अपना दोष किसी और पे मढ़ना है और काम से भागना है। आपको पता है कि आपने जो वादे किए थे आप उसको पूरे नहीं कर सकते, तो अब आपको दोष लगा के भागना है। आपने किसी तरीके से अपने आप को बचाना है, अपने आप को दिखाना है कि देखिए हमको वो काम नहीं करने दे रहे, हम तो काम कर सकते हैं। अब आप बताइए कि आपने, चलिए दिल्ली की आपने बात कर ली, आप जाके आज पंजाब में आप एक सर्वे कर लीजिए। ठीक है कि अभी वो बाईपोल हुआ था, वहाँ पर आम आदमी पार्टी जीती है, लेकिन आप सर्वे कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की हकीकत क्या है। तो इनके पास ना कोई विज़न है, ना कोई नीति है, ना कोई नीयत है। जो अगर हम सिर्फ दिल्ली की ही बात क्यों करें, पंजाब की भी साथ में कर लें, तो वहाँ पर ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, ना वहाँ पर नशाखोरी खत्म हुई है, बढ़ रही है। बेरोजगारी वहाँ पर कम नहीं हुई है। कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि हरियाणा में, जहाँ से कहा जा रहा है कि हरियाणा के लाल केजरीवाल ने कर दिया कमाल वाली बात कही जा रही है केजरीवाल के लिए, वहाँ पार्टी को अपने अभियान के लिए लोग जन समर्थन नहीं मिल रहा है, लोग नहीं मिल रहे हैं कि उनका अभियान चले। जी बिल्कुल। और दूसरा क्या था, आप दिल्ली में भी देखिए पानी का बिल अब लोगों को आने लगा है, बिजली का बिल लोगों को आने लगा है, बढ़कर आने लगा है। तो ऐसा नहीं है कि जो वादे किए गए थे या लोगों को जो रियायतों का जो एक सपना दिखाया गया था, वो रियायतें मिल रही हैं, ना रियायत मिल रही है, ना राहत मिल रही है। तो फिर ऐसी सरकार की ज़रूरत क्या है? और आप देखिए कि ऐसा व्यक्ति जो कहता था कि सत्ता के लिए नहीं सेवा के लिए आ रहे हैं, उसने दिखा दिया कि वो सत्ता के लिए ही राजनीति में आया था। वो आप देखिए कि अगर हम मार्च में जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, 21 मार्च के आसपास, जी 21 मार्च के आसपास, उसके बाद तो ठीक है जो चुनाव प्रचार के लिए उनको बेल मिली थी, लेकिन तब से वो लगभग अंदर ही हैं। उनको तब से मेरे को लगता है कि उसके बाद से कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई है। अब कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई है तो यानी कि दिल्ली के जो सारे जनहित के फैसले हैं जो कैबिनेट में होने थे वो अटके हुए हैं। तो अगर वो फैसले अटके हुए हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मुख्यमंत्री की है। मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहिए अरविंद केजरीवाल को, किसी जो जेल से बाहर व्यक्ति है उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, ताकि दिल्ली के जो फैसले हैं जनहित के फैसले हो सके। कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो रही है, अगर मान लीजिए किसी प्रदेश में 4-5 महीने तक, तो अपने आप में ये एक उस राज्य की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है ये। तो यानी मैं मुख्यमंत्री बना रहूँगा लेकिन मैं कैबिनेट की मीटिंग नहीं होने दूंगा और मैं जनहित के फैसले नहीं होने दूंगा। अगर आप इस जिद पर अड़े हैं तो ये दिखाता है साफ तौर पे कि आप सत्ता के लिए हैं। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ है ये आम आदमी पार्टी को समझ में आना चाहिए। मुझे लगता है कि जनवरी अब ज़्यादा दूर रह भी नहीं गया है, जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने अगले साल की शुरुआत में, तो जनता मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखेगी। और शायद ये एक मात्र ऐसा उदाहरण है दिल्ली, जहाँ पर अगर हम मार्च को अगर आप निकाल भी दें कि ठीक है मार्च में मान लीजिए कि 20 तारीख कोई सपोज अगर मीटिंग हुई हो, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अब अगस्त, अगर हम 5वां महीना हो गया कैबिनेट की मीटिंग हुए, तो आप सोचिए कि शायद ही ऐसा कोई फैसले कौन ले रहा है? फैसले ले ही नहीं सकते ना। हाँ। जब मंत्रियों को अपने मंत्रालय से संबंधित या कोई आपात मामला आ गया है तो उससे संबंधित फैसला लेने का अधिकार है। कैबिनेट की मीटिंग जेल में तो हो नहीं सकती है। जेल में जो गोपनीयता जो शर्त होती है वो उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। तो ये दिखाता है कि 5-6 महीने से दिल्ली आप भरोसे नहीं, भगवान भरोसे। भगवान भरोसे है। और मैं तो कहता हूँ कि ये तो अगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल संज्ञान नहीं ले रहे तो उपराज्यपाल को इस मुद्दे को देखना चाहिए कि 5-6 महीने से कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई है, तो सरकार को बर्खास्त करें या मुख्यमंत्री को बोलें कि आप इस्तीफा दीजिए। एलजी की तरफ से या कोर्ट की तरफ से जाना चाहिए मुझे लगता है। एक छोटा सा सवाल, चूँकि वो भी मामला गंभीर हो गया है, राहुल गांधी वायनाड में होते हैं, दुखद घटना हुई है, 310 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है भूस्खलन में, वायनाड में थे। आखिर राहुल गांधी को रात को लगभग 1:52 पर ये क्या ज़रूरी पड़ी कि उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि
ईडी हमारे घर छापेमारी करने की योजना बना रही है, ईडी के हमारे सूत्रों ने बताया। तो इसका मतलब राहुल गांधी मानते हैं कि ईडी में अभी भी उनके लोग हैं। देखिए, और इतनी तत्परता क्या है कि रात को 1:52 पर ये ट्वीट आया। देखिए इस पे दो जवाब हैं। अब देखिए, पहला तो आपने जो सवाल किया था सबसे पहला ही कि जाति वाला, अब उनसे जाति पूछ ली गई है, उनको वो बताने में दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने मामले को दूसरी तरफ घुमाने का प्रयास किया है कि आपने बोल दिया कि ईडी ग्रेड। दूसरा जवाब ये है कि इसमें आप देखिए कि वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को फॉलो करते दिख रहे हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल लगातार ये बात बोलते हैं कि अब हमारे उस नेता को गिरफ्तार किया जाएगा, अब हमारे इस नेता को गिरफ्तार किया जाएगा, अब ईडी छापा मारेगी, अब सीबीआई छापा मारेगी, तो वही चीज़ वो कर रहे हैं। उसी एक ये क्या होता है, इसको बोलते हैं विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि विक्टिम कार्ड अक्सर वो लोग खेलते हैं जिन्होंने कोई अपराध किया हुआ हो। तो अगर आपके मन में कुछ चोर है, तभी आपको लगेगा कि पुलिस आएगी, है ना। और वो पुलिस को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये कानून में सब कुछ इसकी व्याख्या अच्छे से परिभाषित सब कुछ किया जा चुका है। तो अगर आपने चोरी की है तो पुलिस ज़रूर आएगी। आप उनके लिए चाय रखिए, बिस्किट रखिए, कुछ भी रखिए। लेकिन अगर जैसा कि प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहे हैं कि जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा और लौटाना ही चाहिए। बिल्कुल। तो देखना होगा कि आगे किस तरह की राजनीति देखने को मिलती है। फिलहाल संसद सत्र का एक सप्ताह और बाकी है, उसके बाद स्वतंत्रता दिवस समारोह भी होगा। तो हम तमाम मुद्दों पर आपको जानकारी देते रहेंगे। आज के लिए चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।